हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया। तो आज एथिक्स की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम नेक्स्ट कदम पे आ गए हैं। छठा अपना दिन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसकी एक क्लास है जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो एक उदार समाज के अंदर पारदर्शिता, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं, उसकी भूमिका के बारे में जो है हमें बात करनी है। ये अपना टॉपिक है। और उदार समाज क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो एक ऐसा समाज जो इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका सम्मान करता है, समाज के अंदर समानता की बात करता है, समाज के जो अधिकार है उनकी रक्षा की बात करता है, ऐसे समाज को हम एक उदार समाज की संज्ञा देते हैं, एक उदार समाज जो है वो मानते हैं। और एक तरीके से अगर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊं या एक बहुत साधारण भाषा के अंदर आपको बताऊं उदार समाज की परिभाषा, तो हम बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। तो वो जो अवधारणा है वो उदार समाज से एकदम जो है मेल खाती है। तो उदार समाज के अंदर एक उदार समाज को बनाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए पारदर्शिता, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, इन तीनों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसी के बारे में जो अपना टॉपिक है वो है, और उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए अपने कंटेंट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसे आपके शॉर्ट नोट जो है वो आपको बनाने हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं यानी पारदर्शिता बोलते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि पारदर्शिता होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं अपने एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे, तो उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसका मतलब होता है कि जो शासन है, प्रशासन है या गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो है भ्रष्टाचार ना हो, और जो सूचना है उसको जो है जनता के साथ साझा जो है वो किया जाना चाहिए। ये पारदर्शिता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आरटीआई अधिनियम को भी लेके आए हैं, सिटीजन चार्टर जो एक्ट है वो भी हम लेके आए हैं। ये सारे जो है प्रयास है वो हमने किए हैं। तो इससे क्या होता है, पारदर्शिता अगर रहेगी तो उससे फायदा क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आप एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना कि नागरिकों को जो है सशक्त बनाने के लिए और जो शासन प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो सूचना है उनको साझा किया जाता है, इसे पारदर्शिता बोला जाता है। या फिर जो भी आपको परिभाषा उचित लगती है, जो सेकेंड आर्ट में दे रखी है, या फिर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी परिभाषा बनाई है, तो उसको कोट करते हुए आप इसकी परिभाषा लिखना ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। पहली चीज ये होगी। फिर पारदर्शिता का जो महत्व है उसको आपको हाईलाइट करना है कि क्या महत्व होता है इसका। तो सबसे सीधा महत्व तो ये होता है कि अगर पारदर्शिता रहेगी तो भ्रष्टाचार है वो नहीं हो पाएगा संभव उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना उन्हें बजट एलोकेट हुआ और विभिन्न मदों पे क्या क्या जो बजट है उन्हें एलोकेट हुआ, और उनका जो खर्चा है, वो सारी चीजें अगर वो एक पोर्टल पे साझा कर रहे हैं तो उनको ये हमेशा डर रहेगा कि कोई भी थर्ड पार्टी उस पोर्टल से वो डेटा को देखकर एनालिसिस करके अगर उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का गबन है तो वो उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो अगर वो चीज पहले से ही साझा कर देंगे तो भ्रष्टाचार की संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आरटीआई जो अधिनियम है उससे हम नागरिकों को सशक्त करते हैं। अगर पारदर्शिता रखेंगे तो जो है नागरिक है वो प्रशासन से डरेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, और उनको भी एक हम समान प्लेटफॉर्म देंगे कि आपको भी अधिकार है कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसको देख सकते हो। और तीसरी चीज है, प्रशासन के अंदर अगर हमें जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है तो उसके लिए पारदर्शिता जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके अंदर जो भी हमने काम किया है वो हम पूरा उनके साथ गवर्नमेंट के जो जितने भी लोग हैं वो, जितनी जनता है उसके साथ वो साझा करेंगे। तो जो हमने निर्णय लिए हैं उनकी हमें व्याख्या भी करना पड़ जाएगा। तो इस डर से, इस चीज से, मतलब एक तरीके से जवाबदेहिता है वो आएगी। तो ये तो महत्व की बात होगी। इसके अलावा और भी कोई महत्व है तो वो आपको मेंशन करना है। फिर आपको ये भी बताना है कि इससे रिलेटेड नैतिक चुनौतियां क्या है। हर चीज जो है वो एक प्रॉब्लम के साथ भी आती है। तो अपने को सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं देखना है कि सिर्फ फायदे फायदे ही बताए हैं अपने, थोड़ी सी आलोचनात्मक टिप्पणी भी करनी कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स भी है। और जो क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे यूपीएससी के या फिर दूसरे पीसीएस के एग्जाम्स को या फिर आरएस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को,
तो जो इश्यूज है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इसके प्रॉब्लम का जो समाधान है वो आपको बताना है। तो जो नैतिक चुनौतियां हैं ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, जैसे गोपनीयता बनाम जनहित, कि भाई एक तरफ तो जो है जनहित है जिसके अंदर हमें जो है सूचना का प्रकटीकरण करना है, दूसरी तरफ गोपनीयता भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अगर हमसे कोई मांग रहा है आरटीआई के थ्रू, तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से रिलेटेड होनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि आरटीआई के थ्रू किसी एक महानुभाव ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला मांगा था, और ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो अब ऐसी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना आरटीआई के थ्रू आपसे साझा कर दी जाएगी। तो वो जो थिन लाइन है गोपनीयता के बीच में और पारदर्शिता के बीच में, वो मेंटेन करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है विसल ब्लोअर और निष्ठा का खतरा। विसल ब्लोअर क्या होता है उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरीके से जो सूचना जो लोग उजागर करेंगे उनकी जो जान है उसको भी खतरा हो सकता है, उनके हितों को भी खतरा हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत जो निजता होती है, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी कई बार आरटीआई के थ्रू मांग ली जाती है। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक नैतिक चिंता यहाँ पे बनी रहती है। फिर उसके बाद में आरटीआई का आजकल लोग मिसयूज़ करने लग गए हैं, और सूचना का जो है बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो प्रशासन पे आने लग गया है। अब प्रशासन का मुख्य कार्य आरटीआई प्रोवाइड कराना तो नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग-अलग है। तो उसके अंदर जो आरटीआई है बहुत ज़्यादा दायर की जा रही है, तो जो कार्यभार है वो कई बार इर्रिलेवेंट तरीके से है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएँ हैं, इन पे भी हमें ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका महत्व यानी उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, और उसकी जो नैतिक तौर पे जो चुनौतियाँ सामने आएगी वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना है इसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं, वो आप अलग से अपने शॉर्ट नोट के अंदर लिखना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया जो है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से हमारा जो चौथा स्तंभ हम मानते हैं लोकतंत्र का, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया को हम मानते हैं। तो मीडिया के अंदर सारी चीज़ें आएगी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो मीडिया का जो मेन काम होता है वो एक वॉच डॉग यानी एक प्रहरी के तौर पे एक भूमिका निभाता है। जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो रही है, गवर्नमेंट के कार्य है, उनके बारे में जो है पूरी जनता को बताता है। दूसरी चीज़ है जनता की भी जो अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से, उनसे भी गवर्नमेंट को अवगत कराता है। तो एक तरीके से चेन के तौर पे काम करता है जनता के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। अब इसकी भूमिका क्या रहती है कि भाई सत्ता का ऑडिट करता है, एक तरीके से सरकार और ब्यूरोक्रेसी के जो शक्ति है उनका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको उजागर करता है। दूसरा जनमत का निर्माण होता है, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको जब कोई अच्छी चीज़ है तो उसको ग्लोरीफाई अगर मीडिया करेगी, या कोई गलत अगर कार्य किया गया है किसी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, उसको जब वो उजागर करेंगे तो जनता का एक माइंडसेट प्रिपेयर होता है और उसके अकॉर्डिंग वो वोट भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एथिकल जो है चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं मीडिया के जो लेवल है उसके ऊपर भी। तो जो पेड न्यूज़ की प्रॉब्लम है और जो सेंसेशनलिज्म है, यानी टीआरपी के लिए कुछ भी शीर्षक देके या फिर तथ्यों को मोल्ड करके आप चीज़ों को बता रहे हो, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का काम नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है मीडिया से रिलेटेड। इसको पीत पत्रकारिता भी बोलते हैं, येलो जर्नलिज्म भी बोलते हैं। ये एक अच्छी कीवर्ड है जो आप एग्जाम में ज़रूर से यूज़ करना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है मीडिया के साइड से अपने को देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ है मीडिया ट्रायल्स। आपने देखा है कि कई बार जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है, न्यायालय के अंदर चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसका वर्डिक्ट आने से पहले अलग अलग जो मीडिया हाउस होते हैं या फिर अलग अलग जो लोग होते हैं, जैसे मीडिया के अंदर भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, वो अपनी अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं। अब उससे डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस वर्डिक्ट पे, लेकिन इनडायरेक्टली भावनाएं जो होती है वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और लोगों की सेंटिमेंट्स और इवन कई बार न्यायाधीशों के सेंटिमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को चेंज करने की पावर रखती है। तो न्यायपालिका से पहले ही किसी को दोषी घोषित कर देना, ये भी नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है।
और अगर चलो अगर वो सामने वाला जो है बाइज्जत बरी भी हो गया, लेकिन मीडिया की वजह से सब लोगों के सामने उसकी एक बहुत गलत छवि पेश हो गई, तो वो साबित करने के लिए मीडिया थोड़ी ना इतना एफर्ट लगाएगा जितना उसको दोषी करार देने के लिए कराया। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है मीडिया के साथ। तीसरी बात है कि निजता का उल्लंघन कई बार जो है मीडिया कर देती है। जो प्राइवेसी है लोगों की, वो जो है साझा कर देती है जस्ट बिकॉज उनके जो पर्सनल हित होते हैं उसकी वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर कॉरपोरेट स्वामित्व की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट है, वो फंडिंग करते हैं। तो उनकी जो न्यूज़ है कई बार बायस हो सकती है, वो जो लोग हैं जो वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं उनको लेकर। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न, एथिकल कंसर्न है जो मीडिया के साथ रिलेटेड है। तो इस तरीके से मीडिया, मीडिया का रोल, मीडिया के टाइप्स, ठीक है, और ये मीडिया से रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न्स है या इश्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड अपना टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी यानी लोक सेवा, नौकरशाही हम बोलते हैं। तो उसके आदर्श सिद्धांत और व्यवहारिक चुनौतियां उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अपने को पता है जो ब्यूरोक्रेसी होती है या फिर नौकरशाही बोलते हैं, लोक सेवक जो होते हैं, उनका प्राइमरी काम जो होता है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का होता है, यानी नीति क्रियान्वयन का है कि प्रभावी रूप से जो नीति है वो क्रियान्वित होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनहित के अंदर उनको सारे काम करने हैं और वंचितों का उत्थान करना है, ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके अंदर बैठ जाए ये चीज़ें, और आपके आंसर के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो लोक सेवा के जो आइडियल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन जो नैतिक एक तरीके से बेस होते हैं उन लोगों का, उसके अकॉर्डिंग उनको बिहेव करना चाहिए। जैसे निष्पक्षता होनी चाहिए और तटस्थता होनी चाहिए, यानी किसी भी एक पक्ष की तरफ वो टिल्ट नहीं होने चाहिए, भले ही उनका कोई निजी हित हो वहां पे, या कोई धन का लालच दे रहा है, या कोई भी धर्म या जाति विशेष के प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स है, फिर भी उन्हें निष्पक्ष तौर पे अपने निर्णय लेने हैं। दूसरे, तटस्थ रहना है, यानी संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है अमानत्व यानी अनोनिमिटी, यानी उनको एक तरीके से जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसका उनको क्रेडिट लेने के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कार्य में क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अभी मैंने बताया था। तो उनको जो भी उसका क्रेडिट है उसको लेने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, एक तरीके से उनको पर्दे के पीछे ही रहकर काम करना चाहिए। तीसरा है लोकतंत्र का संरक्षण, यानी प्रोटेक्ट करना हमारी डेमोक्रेसी को। तो सिर्फ नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है ब्यूरोक्रेसी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, लोगों का जन कल्याण करना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ब्यूरोक्रेसी का। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने चुनौतियां बताई है या महत्व बताए हैं बस इतना ही है इस विषय में। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आप, जैसे आपके नोट्स में हो सकता है, आपकी बुक्स में हो सकता है, कहीं आप टेस्ट देने जा रहे हो उस टेस्ट सीरीज की आंसर की में हो सकता है, तो उनको एड ऑन करते जाना। मैं आपको एक तरीके से एक सांचा दे रही हूँ, अब उसके अंदर जो है चीज़ों को पिरोना आपको है। इससे क्या है ना कि आप एक तरीके से भ्रमित नहीं होगे कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपके नोट्स का, ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब इसमें प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो जो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम कॉलोनियल विरासत के तौर पे मानते हैं, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो यहाँ के लोग उनको कंट्रोल में रखना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उस राजस्व जो जो उनके कंपनी को चलाने में काम आएगा उस राजस्व को कलेक्ट करना। उस टाइम पे ब्रिटिश एरा के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो सिविल सर्वेंट्स का, वो यही था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं, भारत आज़ाद हो चुका है और हम इतने साल बाद हो चुके हैं, तो आज के टाइम पे सिर्फ एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जनहित, लोक कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर करना, एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस जो है, वंचित वर्ग है, उनका उत्थान, उनको अपलिफ्ट करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन जो हमारी जो ब्रिटिश टाइम से जो चली आ रही है विरासत, जो माइंड सेट है, वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सिविल सर्वेंट्स के अंदर। ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी चीज है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है, जो नियुक्तियां हैं, तबादले हैं, उसके अंदर जो है जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं हमारे, माननीय जो एमएलए है, एमपी है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चाहते या न चाहते हुए जो है राजनीतिक हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। एक और चीज मैं आपको बतानी चाहूंगी कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है
या जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो सिर्फ नेगेटिव आप पर्सपेक्टिव से मत देखना। आप ये सोच के देखिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो जितने भी लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, आप उनको एक बार हटा के देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इन लोगों को हटा देंगे तो कोई भी वॉच डॉग नहीं होगा, कोई उनको देखने वाला नहीं होगा और एक तरीके से ऑटोक्रेसी आ जाएगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो एक हम बोलते हैं ना, चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास एक और अथॉरिटी होनी चाहिए। हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे कोई भी सर्वोच्च नहीं है अपने आप में। यहाँ पे जो संविधान है वो सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता ही मुख्य यहाँ पे जो जितनी भी मशीनरी है उसका आधार है। और हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, न कि रूल ऑफ मैन को। तो इस वजह से पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, कि भाई अपना पर्सनल अगर वो काम करवा रहे हैं, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा, या फिर कानून से या लीग से हटकर अगर काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और उस चीज़ को जो है हमें हैंडल करना है। तो ये भी ध्यान रखना कि हर चीज़ के दोनों एस्पेक्ट आपको देखने हैं। फिर हम बात करते हैं लाल फीताशाही और केंद्रीकरण की। तो रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई, या एक पद पर्टिकुलर जो है प्रॉपर चैनल को फॉलो करना, पद सोपानी को, हायरार्की को, इन सब चीज़ों की वजह से जो काम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है। और एक ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण है यहाँ पे। पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप अथॉरिटी होता है, सारी पावर उसके पास होती है, और जो निचले अधिकारी है वो उनके असेंट के बिना जो है कार्य नहीं कर सकते। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये कुछ चुनौतियां हैं। महत्व भी बहुत ज़्यादा है, महत्व भी आपको पता होना चाहिए। उनका जो उनके अंदर जो एथिक्स है वो कौन सी एथिक्स होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। चुनौतियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इनको एक तरीके से तुलना करके। जो पारदर्शिता है ये एक उदार सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 3 स्तंभ है, उनके ऊपर हमारी उदार सोसाइटी है वो टिकी है। तो इसमें मुख्य लक्ष्य होना चाहिए सूचना का प्रवाह, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो साझा होनी चाहिए। और जो नैतिक मूल्य हैं जो इससे एसोसिएटेड है वो है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। तो ये कीवर्ड्स आप टेबल में बना के लिख लेना एकदम लास्ट में, जब आप सारी स्टडी कर लो अलग अलग नोट से, अलग अलग बुक से, तब उसके बाद में ये आपको काम करना है कि टेबल के अंदर सारी चीज़ें एक साथ लिख लेना। फिर मीडिया हाउस की अगर हम बात करते हैं, सत्ता पे नियंत्रण करना, ये महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है ये होना चाहिए मीडिया का। और निष्पक्षता और साहस, ये नैतिक गुण उसके अंदर होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और सेवा भाव और सर्विट्यूड यानी समर्पण जो है सेवा के प्रति वो होना चाहिए। कहते हैं ना, सर्विस बिफोर सेल्फ, जो मोटो है हमारी इंडियन आर्मी, बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अपने डिस्कस किया। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ, समाधान, सॉल्यूशन। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी, है ना। प्रॉब्लम डिस्कस करना इज़ अ गुड थिंग। आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं हमारे सामने, लेकिन अगर आपको समाधान पता नहीं है तो आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई है इन तीनों पिलर्स के अंदर, उनका सोल्यूशन आपको निकाल के लेके आना है और अपने नोट्स के अंदर उसको लिखना है। तो जो नोट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ दी है, कुछ नोट्स आप फॉलो कर रहे होंगे अलग अलग जगह से, कुछ बुक्स आप फॉलो कर रहे होंगे, उन सबको क्लब करके फिर आप एक फाइनल अपनी शॉर्ट नोट पर बनाना। आप शॉर्ट नोट ही, उसको लंबा लंबा मत बनाना, क्योंकि आप कॉपी नहीं लेके जाओगे एग्जाम के अंदर। कितनी ही बड़ी कॉपी बना लो, पोथी बना लो, एग्जाम में नहीं जाने वाली, आपका माइंड ही जाएगा। और आपकी माइंड के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें ही आ सकती है एक टॉपिक से रिलेटेड, और उनमें से भी बहुत लिमिटेड चीज़ें आएगी वो आपके पेपर के अंदर, जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लिखोगे उसमें रिफ्लेक्ट होएगी। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि शॉर्ट नोट बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। तो ये काम आप ज़रूर से करना। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि सूचना का जो अधिकार है यानी आरटीआई जो एक्ट है, उसके अंदर नौकरशाही की जो कार्यशैली है वो उसको कैसे चेंज करा है इस आरटीआई एक्ट ने, और क्या आपको लगता है कि निजता के अधिकार के साथ में संघर्ष इसका लगातार बना रहता है। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट क्या है। आरटीआई एक्ट का जो कुछ धाराएं, मैं सारी नहीं बोल रही, कुछ एक धाराएं जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आरटीआई एक्ट को जो है आप अच्छे से देख लेना। आजकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं प्री में, मेंस में। तो आरटीआई एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से आप प्रिपेयर करके रखना।
तो आरटी एक्ट ने ब्यूरोक्रेसी की जो एक तरीके से वर्क कल्चर है उसको कैसे चेंज कर दिया है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि निजता के अधिकार के साथ जो इसका टसल चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, संघर्ष चलता है, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है और उसका थोड़ा सा वे फॉरवर्ड हम आगे बताएंगे, सॉल्यूशन बता देंगे कि कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर आया था और नौकरशाही की कार्यशैली के अंदर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज किया था, मूलभूत परिवर्तन किया था। उसने इसको बहुत ज्यादा पारदर्शी बना दिया, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको, उसमें जवाबदेही है उसको बढ़ा दिया और नागरिक केंद्रित बना दिया कि भाई एकदम जो है पीपल सेंटर्ड जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा राइट टू प्रिवेसी है उसके साथ में ये कैसे प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। अब ये आपको पता होना चाहिए, जो आरटीआई एक्ट है वो आर्टिकल 19 जो एक फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आरटीआई एक्ट को बनाया गया है, यानी उससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। दूसरी तरफ हमने बात की निजता के अधिकार, तो आपने पुट्टू स्वामी केस सुना है। पुट्टू स्वामी केस के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर उसको जोड़ा गया है, निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंदर है, और पुट्टू स्वामी केस का आप वहाँ पे जो है एक तरीके से रेफरेंस दे सकते हो। अब दो फंडामेंटल राइट्स है वो दोनों आपस के अंदर अपोज कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट कहता है सूचनाओं को आप साझा करो, निजता का अधिकार कहता है कि बिना किसी की परमिशन के आप उसकी सूचनाएं साझा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं कि जो कार्यशैली के अंदर चेंजेस आए हैं उनको हम पॉइंट फॉर्म के अंदर डिस्कस करते हैं कि पारदर्शिता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले जो ऑफिस चलते थे तो ऑफिस सीक्रेट के ऊपर ज्यादा बेस्ड थे, गोपनीयता की संस्कृति जो है बहुत ज्यादा प्रचलित थी। लेकिन अब सूचना साझा साझा करना एक नियम बन गया और गोपनीयता तो बहुत अपवाद स्वरूप भी अपने को देखने को मिलती है। जो आप नोटशीट बनाते हो, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आओगे तो आप नोटशीट बनाओगे, नोटशीट पे आपके काम होंगे, निर्णय प्रक्रिया जो भी आपकी होगी और जितने भी सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज होंगे वो अब जनता की निगरानी में आ गए। दूसरी चीज है जवाबदेहिता, यानी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब अधिकारियों को पता है कि जो भी वो डिसीजंस लेंगे या फिर जो भी उन्होंने मतलब जितने भी टाइप के एक्शंस लिए हैं अपने पूरे प्रोसेस के अंदर, वो कभी भी कोई आरटीआई से पूछ सकता है, यानी जनता की निगरानी में है वो चीज। तो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार से बचेंगे। इसी चीज है कि निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सावधानी जो है वो रखी जाती है। निर्णय जो है तार्किक होते हैं, नियम सम्मत होने लग गए और रिटर्न एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर हम बात करते हैं कि जो मौखिक आदेश है वो बहुत ज्यादा दिए जाते थे। अब इवन सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं कि आप रिटर्न में दे दो मैडम या रिटर्न में दे दो सर तो बेटर रहेगा। तो चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड होने लग गई बहुत ज्यादा। फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन जो है वो हमें देखने को मिला है कि अब पहले जो आरटीआई एक्ट है उससे पहले जो जनता थी उसको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे सूचना मांगने के लिए, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं था, उनके पास राइट नहीं था इंफॉर्मेशन का। तो वो डिपेंड करता था अधिकारी विशेष पे या एम्प्लॉय विशेष पे कि वो उसके साथ चीजें साझा करे या नहीं। बट आरटीआई एक्ट ने बहुत ज्यादा एम्पावर्ड कर दिया है नागरिक को कि अब वो सूचना याचक नहीं है बल्कि एक स्टेक होल्डर है, एक हितधारक है जिसके साथ आपको सूचना साझा करना होगा क्योंकि ये उसका अधिकार है। और सेवाओं की जो गुणवत्ता है और जो समयबद्धता है, जो टाइम फ्रेम है, डेडलाइंस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार हमें देखने को मिला है। और भ्रष्टाचार, ये इस पे तो सबसे ज्यादा अंकुश लगाया ही आरटीआई एक्ट ने। जो घोटाले हैं और अनियमितताएं हैं उनका खुलासा बहुत इजीली संभव हो पाया है, क्योंकि आप आरटीआई एक्ट के थ्रू कोई भी जानकारी मांग सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे या किसी सीए को बोल दोगे एनालिसिस करने का डेटा से, तो वो बहुत इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। सोशल ऑडिट और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है कि जनता की जो सहभागिता है शासन के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई इसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि निजता के अधिकार के साथ संघर्ष कैसे हमें देखने को मिलता है। तो जो निजता का अधिकार है उसकी संवैधानिक स्थिति मैंने जैसा आपको बताया था कि पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ केस के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत जो है हर नागरिक जो है उसको निजता का अधिकार जो है मिला है। तो ये एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
और आरटीआई के अंदर जो है हम निजता की सुरक्षा की भी बात करते हैं। जो आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) है, उसके अंदर ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी जिसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है जनहित से, तो फिर हम उसको मना कर सकते हैं देने से। तो ये जो धारा है इसको आप मेंशन कर लो कि जब भी अगर क्वेश्चन आएगा रिलेटेड कि आपको एक तरफ तो प्रकटीकरण करना है, यानी आपको पारदर्शिता रखनी है, और दूसरी तरफ किसी निजता, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है किसी की, तो यहाँ पे इस धारा को हम वहाँ पे कोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि टकराव की स्थिति कई बार बनती है, तो जब किसी सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी भी मांग ली जाती है, जैसे आपकी आय कितनी है, आपका मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है वो मांगी जाती है, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जनहित बनाम निजता, कि भाई जनहित तो बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ निजता का अधिकार भी तो है, वो भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी पर्सनल चीज़ क्यों शेयर करूँ किसी के साथ। अब हम बात करते हैं जुडिशियल ओवरव्यू की, इसके ऊपर न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। तो न्यायालय ने बार बार कहा है कि यदि बड़े जनहित में हो तो निजता पर सीमित प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है, यानी अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको अटेंड करने से बहुत ज़्यादा मास लेवल पे जनहित सिक्योर किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी छूट है कि आप निजी जानकारी वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज साझा नहीं की जाएगी। परंतु अनावश्यक जिज्ञासा या फिर व्यक्तिगत, अगर आप किसी को टॉर्चर करना चाहते हो, कई बार आपको ऐसा भी देखना को मिलेगा कि कई बार कुछ लोग, कोई भी हो सकते हैं वो लोग, वो किसी अधिकारी विशेष के पीछे पड़ जाते हैं, उनको टॉर्चर करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, इस वजह से भी बार बार आरटीआई जो है फाइल करते हैं। तो उस केस के अंदर अगर पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है तो वहाँ पे हमें छूट मिलती है, मतलब उनको अनुमति नहीं दी जाती कि आप आरटीआई के थ्रू जो है चीज़ें साझा करो। अब एक बैलेंस्ड व्यू पे आते हैं हम। निष्कर्ष जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए अपने, क्योंकि हमें पारदर्शिता को भी मेंटेन करना है और निष्ठा को भी। तो आरटीआई ने नौकरशाही को बंद शक्ति केंद्रित तंत्र से एकदम ओपन और उत्तरदायी शासन में चेंज कर दिया। आरटीआई और निजता का अधिकार के बीच में पूर्ण संघर्ष नहीं है, बल्कि संतुलन की आवश्यकता है, और समाधान का सूत्र हम बताएंगे कि हम सोल्यूशन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। जहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो वहां तो हम पारदर्शिता रखेंगे, और जहां व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा वहां पे हमें निजता को मेंटेन करना है, यानी प्रिवेसी को जो है वो प्रायोरिटी हमें रखना है। तो इस तरीके से हमको एक बैलेंस्ड आंसर यहाँ पे देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के टाइम पे जो फेक न्यूज़ अपने को, यानी झूठी जो प्रचार, जो अफवाह बोलते हैं जिसको, फेक न्यूज़ और सत्य के बाद के युग यानी पोस्ट ट्रूथ एरा के अंदर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। यानी ये प्रॉब्लम्स तो है मीडिया के अंदर, लेकिन हम लोगों की यानी नागरिकों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सोशल मीडिया के प्रसार ने सूचना को बहुत इजीली, मतलब स्प्रेड करना इस तरीके से सुलभ बना दिया है, भाई इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन फेक न्यूज़ और पोस्ट ट्रूथ एरा यानी तथ्य से अधिक जो भावनाएं हैं और विश्वास है वो ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यानी लोग जो है सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि फैक्ट्स पे फोकस करेंगे, तार्किक तौर पे नहीं सोचेंगे, भावनाओं के साथ सोचेंगे। ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा। ऐसी प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट हुई है मीडिया की वजह से। ऐसे में नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और सत्य की रक्षा के लिए वो कार्य करे। वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि जो पोस्ट ट्रूथ एरा का जो नैतिक संकट है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सत्य की जगह भावनात्मक अपील का ज्यादा वर्चस्व हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि एग्जैक्ट तथ्य क्या है, एग्जैक्ट वहाँ पे कोई, मतलब सिचुएशन में जहाँ पे हम खड़े नहीं थे वहाँ पे हुआ क्या होगा, हम डायरेक्ट जो है भावनात्मक रूप से अपना वर्डिक्ट सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग। विवेक, तर्कशीलता और वस्तुनिष्ठता जो है उसका क्षरण हो जाता है। हम ये नहीं सोचते, हम पूर्वग्रह से ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, हम निष्पक्ष रूप से नहीं सोच पाते, हमारा विवेक जो है वो वहाँ काम नहीं करता, हमारी रैशनैलिटी, तार्किकता, हमारा साइंटिफिक टेम्पर वो वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। यह स्थिति नैतिक विवेक की परीक्षा होती है एक तरीके से, कि आपको चलो ठीक है कितना ही इमोशनल करके कोई न्यूज़ परोसी गई है, लेकिन फिर भी इतना इमोशन होने के बावजूद भी आप पहले तथ्यों को जांचोगे, उसके बाद अपना माइंडसेट बनाओगे, उसके बाद अपना वर्डिक्ट दोगे। ये बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। एक नागरिक की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं
वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले नागरिक को क्या होना चाहिए? यहाँ पे सत्य के प्रति सत्यनिष्ठा हमें दिखानी है। कैसे? जैसे बिना सत्यापन के हमें कोई सूचना साझा नहीं करनी चाहिए। जब तक उस न्यूज़ के बारे में हम खुद कन्फर्म नहीं हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी वैधानिकता क्या है, तब तक अगर हम खुद श्योर नहीं हैं इन चीज़ों को लेकर, तो हमें इसको शेयर नहीं करना चाहिए। फिर फैक्ट ओवर फीलिंग को प्राथमिकता देना, जो तथ्य हैं, उनको हमें भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए। यह सत्य और ईमानदारी का जो है नैतिक दायित्व है। दूसरी बात हम करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा विवेकशीलता दिखानी चाहिए और आलोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। हर चीज़ की प्रो और कॉन्स, यानी जो पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, दोनों को हमें देखना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल तरीके से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। तो जो सोर्स है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो आप जांचो, पेशेंस रखो। हेडलाइन को पढ़ के आप डिसीजन मत लो, बल्कि पूरे संदर्भ को समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं। और बुद्धि या इंटेलेक्ट का जो है वो नैतिक प्रयोग करो। अपनी बुद्धि, अपने विवेक का यूज हमें यहाँ पे करना चाहिए। फिर अहिंसा और सामाजिक उत्तरदायित्व क्या कहता है कि जो घृणा वाली चीजें हैं या अफवाह वाली चीजें या किसी को उकसावे के लिए कोई सामग्री अगर हम इधर से उधर भेज रहे हैं, तो उससे हमें दूरी बनानी है। वो चीजें हमें शेयर नहीं करनी। जैसे आपके पास बहुत बार व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल मैसेजेस आते होंगे, जो हो सकता है किसी समुदाय विशेष से हों, या फिर लड़के लड़कियों के प्रति कुछ पर्सपेक्टिव बना के कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, या लड़कियां उल्टा ऐसा कर रही है, तो ऐसी चीज़ों को हमें शेयर नहीं करना है। सामाजिक सौहार्द यानी कम्युनिटी के अंदर हार्मनी हमें बना के रखनी है। कम्युनल हार्मनी जो है वो हमें बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जिम्मेदार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आर्टिकल 19 के थ्रू जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान ने दी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता के साथ संयम और मर्यादा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। फिर है डिजिटल नागरिकता, यानी एक तरीके से हम बोले कि अगर हम डिजिटल सिटीजनशिप रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एथिकल होनी चाहिए। वो रिपोर्ट करना चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए और सही जानकारी जो है साझा करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, सपोज आपके सामने आजकल वैसे भी जो अधिकतर न्यूज़ है, ना कोई न्यूज़पेपर से लेता है, ना कोई ऑथेंटिक जो मीडिया चैनल है उससे लेना पसंद करता है। ज़्यादातर जो सूचनाएं हम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब से लेते हैं। तो अगर आपको आपके सामने ऐसा कोई वीडियो आता है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो गलत है, इसका सोर्स गलत है, इसकी जो फैक्ट है उसको घुमाया गया है, तो आप उसके अंदर कमेंट करके आप उस अपना पर्सपेक्टिव है या जो ऑथेंटिक न्यूज़, उस न्यूज़ को सही करने के लिए जो सोर्स है वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। गलत सूचना को चुनौती देना, लेकिन शालीनता से, और शालीन भाषा के अंदर आपको गलत सूचना को चुनौती देनी चाहिए। तो ये सारे जो है, ये आपके जो नैतिक जिम्मेदारी है, हर ह्यूमन को एज ए जिम्मेदार नागरिक जो है ये सारी जिम्मेदारियां निभानी। फिर हम बात करते हैं नैतिक द्वंद्व और संतुलन, ये हमें मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे हमें नैतिक द्वंद्व के अंदर संतुलन बनाने होंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल हार्म, यानी हमें बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन एक तरफ हमें दिख रहा है कि सामाजिक जो समाज है उसको नुकसान हो सकता है, तो वहाँ हमें संतुलन बनाना है। तो इसका समाधान क्या होगा? देखो, अधिकारों के साथ हमें कर्तव्यों को भी मानना पड़ेगा। चलो, हमारा अधिकार है कि हमें बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी तो है कि हमें हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमारे जो संवैधानिक मूल्य है उनका हमें सम्मान करना है। तो ये कर्तव्य भी तो है, हमें दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द अनएथिकल मीन्स, जो अंत है वो अगर ठीक भी है तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो आपने साधन यूज किया है वहां तक पहुंचने के लिए वो अनैतिक है, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ उदाहरण बात करेंगे। उदाहरण आपको जरूर से मेंशन करने हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि उदाहरण जो है वो आपके जो भी इवेलुएट करेगा, कॉपी चेक करेगा, उसको तुरंत से बता देंगे कि आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज है, क्योंकि उदाहरण इंसान तभी दे पाता है जब उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम में हमने देखा था कि ये फला फल खा लो तो आपका कोविड-19 ठीक हो जाएगा,
ये जड़ी बूटी ले लो, आपका कोविड-19 ठीक हो जाएगा। अगर आप इतनी सेकंड सांस रोक पा रहे हो तो आपको कोविड-19 नहीं है। तो ऐसी तरीके की फेक न्यूज़ बहुत भयंकर तरीके से फैली थी और लोगों के अंदर इसकी जागरूकता ही नहीं थी। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हुए इसको, कोई न्यूज़ है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना उसको साझा नहीं करना चाहिए था। तो कोविड-19 के दौरान फर्जी उपचार संबंधी संदेशों ने जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया था। पब्लिक हेल्थ जो है वो खतरे में पड़ गई थी। एक नैतिक नागरिक ऐसे संदेशों को आगे बढ़ाने की बजाय तथ्यात्मक जो जानकारी है या फिर गवर्नमेंट अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ को करने के लिए बोल रही है तो सिर्फ हमें उसी को ही शेयर करना चाहिए। शायद गर्म पानी पी पी के सबकी हालत खराब हो गई थी कोविड-19 में, काफ़ी कुछ काढ़ा वगैरह हज़ार चीज़ें चली थी। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष के अंदर हम थोड़ा-सा समाधान की बात करेंगे, आगे की राह की बात करेंगे। तो जो पोस्ट ट्रूथ एरा है, उसमें नागरिक केवल सूचना के उपभोक्ता नहीं बनना, हमको कंज्यूमर नहीं बनना कि हम इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर हैं, बल्कि हमें सत्य का संरक्षक यहाँ पे बनना है कि जो सत्य है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि नागरिक विवेक, सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ में डिजिटल मंच का उपयोग करें। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आजकल जो न्यूज़ है, उसका जो सोर्स है, जो मतलब ज़्यादातर लोग हैं, वो न्यूज़ को जो कंज़्यूम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं और सोशल मीडिया के अंदर कौन क्या पोस्ट करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में ही हमें उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर ये देखा जाता है कि नौकरशाही यथास्थिति यानी जो स्टेटस को है, यानी जो जैसी चीज़ पड़ी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, बनाए रखना चाहती है। उसमें बदलाव लाने की जो है उसके अंदर ज़्यादा मूड में नौकरशाही नहीं रहती। और नवाचार जो है यानी इनोवेशन है, वो लाने के लिए एक अधिकारी को किन नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। इसमें भी मैं आपको बोलूँगी अगर आप एग्ज़ाम्पल्स अगर आप मेंशन करोगे ना, ऐसे सिविल सर्वेंट्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इस चीज़ को तोड़ा है कि हमें स्टेटस को बना के नहीं रखना, हमें लीग से हटकर काम करना है, हमें चीज़ों के अंदर एक स्टेप आगे लेना है। जो पहले से बनाए गए नियम है उस पे तो दुनिया चल ही रही है। कुछ हम ऐसे काम करते हैं जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए और लोग वैसा काम करें। तो ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आप ज़रूर से यहाँ मेंशन करना। मैंने कुछ नाम दिए हैं वो हो सकता है कि आपको पसंद आए, नहीं आए। लेकिन जो आपने अपने नोट्स के अंदर बार-बार पढ़ा है, जो इज़िली आप अपने आंसर शीट में लिख पाओ, वो नाम आप ज़रूर मेंशन करके आना। ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप किनका नाम लिखोगे। नौकरशाही के अंदर जो स्टेटस को है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि भई जो नियम है, वो कठोर होते हैं और विफलता का डर सभी को होता है कि अगर मैंने मान लो कोई नवाचार लेके भी आई अगर मैं और अगर वो फेल हो गया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये जो चीज़ है, ये जो विफलता का डर है और नियमों की कठोरता है, ये प्रशासन में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाने को जो है, मजबूर कर देती है इंसान को। जब कोई अधिकारी नवाचार करने की कोशिश करता है, तो वो न केवल पुरानी व्यवस्था को बदल देता है या चुनौती देता है, बल्कि रिस्क भी है। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है इनोवेशन के अंदर। एक अधिकारी को यथास्थिति को तोड़ने के लिए और नवाचार लाने के लिए निम्नलिखित नैतिक गुणों की जो है वो आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप में मोरल करेज होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, एथिकली आप में साहस होना चाहिए कि आप नवाचार जो है लेके आओ। नवाचार अक्सर स्थापित जो व्यवस्था होती है और शक्तिशाली हित है, उनके खिलाफ होता है। जो आप में मोरल करेज होगा, तो आप ऐसा इनोवेशन ला पाओगे कि जो टेंडर जैसे अभी तक कोई और प्रोसेस से फॉलो होते आ रहे हो, लेकिन अब आप उसको और ज़्यादा निष्पक्ष कर दो। ऐसा इनोवेशन लाओ कि सब कुछ उसके अंदर आप डिजिटल कर दो और ऐसी कमिटी जैसे पहले 2 ही लोग मिलकर टेंडर दे रहे होंगे आपके डिपार्टमेंट में, लेकिन अब आप मल्टी मेंबर कमिटी बना दो और कमिटी के भी अलग-अलग स्टेप बना दो या नियमों को थोड़ा और चेंज कर दो। तो इस तरीके इनोवेशन जो है आप लाओगे तो उसके अंदर जो है, जो भी स्थापित व्यवस्था है उसमें तो चेंज होगा और जो शक्तिशाली जो भी हित हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ आप जाओगे। तो जोखिम लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। एक अधिकारी को लीक से हटकर सोचने और असफल होने के डर से ऊपर उठने के लिए जो बहुत ज़्यादा नैतिक साहस है, उसकी आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं, हमें दबाव का सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको प्रेशराइज़ करें, हो सकता है आप पे पॉलिटिकल प्रेशर आए। उसके बावजूद भी आपको लोकहित के लिए नए-नए प्रयोग करने होंगे। इसका मॉरल जो है करेज यानी एथिकल जो है
नैतिक साहस आपके अंदर होना चाहिए कि आप ये चीज़ें कर पाओ, उस दबाव को झेल पाओ और उस जो काम आपने सोचा है, जो आपका एक तरीके से आपने विज़न बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सको। दूसरी चीज़ होनी चाहिए, आप में सहानुभूति और करुणा होनी चाहिए। अगर ये है तो आप बिल्कुल आप इनोवेशन की तरफ सोचोगे। आपको पता होगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है उसका दर्द क्या है और उस दर्द को हटाने के लिए आप एक स्टेप बढ़कर इनोवेशन करोगे ही करोगे। तो नवाचार का उद्देश्य केवल नया करना नहीं है, बल्कि बेटर करना है, यानी बेहतर करना है। जन केंद्रित दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा कि जनता की सेवा के लिए जो भी मैं काम कर रही हूँ वो लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। जब एक अधिकारी समाज के सबसे निचले तबके की समस्याओं को महसूस करता है, तभी उसे हल करने के लिए नए और सरल तरीके सोचेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, जो आर्मस्ट्रांग पॉमे थे, उन्होंने जनता के सहयोग से बिना सरकारी बजट के जो है सड़क बना दी। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्हें पता था कि ये सड़क नहीं है तो लोगों को किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो तो अधिकारी थे, उनके पास तो सारे रिसोर्सेस थे, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जो आम जनता है उनके प्रति उनकी सहानुभूति और करुणा ने ही उन्हें मोटिवेट किया कि वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए। फिर हम बात करते हैं, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये स्वयं के प्रति ईमानदार होने का एक गुण होता है। इसके बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। खुद की गलती को स्वीकारना। तो जो नवाचार है उसके दौरान पक्का है कि आप कुछ करोगे तो गलतियां तो होगी, है ना। एक आपने बहुत फेमस कोट सुना होगा कि मंजिलें मिल जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जब आप घर से निकले हो, यानी आप इनोवेशन करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा भटको, लेकिन आपको भटकते ही सही एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो जो भी आपका भटकाव होगा, यानी जो भी यहाँ कमियां होगी, अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे और अपनी विफलता को छुपाने की बजाय स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे, तो फिर आप इनोवेशन जो है बहुत आराम से कर पाओगे और आपका जो भी आउटकम होगा वो लोगों के हितों के लिए है, तो वो आपको एक तरीके से पॉजिटिव मोटिवेशन बार बार देता रहेगा। फिर निरंतर सीखना आपको सिखाएगा। अगर आप इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी रखते हो, यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, तो ये आपको निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ये मानता है कि वर्तमान प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है, जो चल रहा है वो बेस्ट नहीं है, इसमें सुधार की जो गुंजाइश है। ये चीज आपको भी, आप पे भी अप्लाई होती है कि आप में भी ये गुण होना चाहिए। वरना आज जो आपकी स्थिति है, स्टेटस को, यानी आप हो सकता है कि बेरोजगार हो सकता है किसी जॉब में हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई अपना पर्सनल जो है बिजनेस कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अगर आप अपनी जो सिचुएशन है उससे खुश हो, तो फिर उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए आप जद्दोजहद नहीं करोगे। तो आपको भी अंदर ये चीज लाना होगा कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को हमें चेंज करना है। फिर है नैतिक कल्पना, यानी मोरल इमेजिनेशन होनी चाहिए अगर आप इनोवेशन करना चाहते हो तो जो जटिल समस्या है उनके आपको इनोवेटिव आइडियाज सोचने होंगे कि इनोवेटिव सॉल्यूशन में कुछ सोचो, ठीक है, जो मतलब केवल प्रभावी हो बल्कि नैतिक रूप से भी जो है वो सही होने चाहिए। ऐसे सॉल्यूशंस आपको सोचने। फिर उसमें क्या है, क्रिएटिविटी जो है वो आपकी दिखेगी, वो झलकेगी मोरल इमेजिनेशन से, कि नियमों के दायरे में रहते हुए भी आप मानवीय गरिमा और न्याय जो है उसको प्राथमिकता देने वाले नए नए जो पथ है, नए नए जो रास्ते हैं वो निकाल के लेके आ रहे हो। और जवाबदेहिता और पारदर्शिता, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर सार्वजनिक धन और संसाधनों का उपयोग जो है वो होता है नवाचार के अंदर, उपयोग के अंदर। तो भरोसा जीतना ये बहुत बड़ा काम होता है एक अधिकारी के लिए। जब वो पारदर्शिता अगर उसमें होगी कोई अधिकारी के अंदर और जवाबदेहिता उसके अंदर है, तो फिर वो आसानी से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से उन रिसोर्सेज को यूज में ले पाएगी। तो अधिकारी पारदर्शी जब होगा तो जनता, उसके अधीनस्थ कर्मचारी दोनों उसके विचारों पे बिलीव करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि दृष्टिकोण कैसा चाहिए। भाई यथास्थिति के अंदर तो हम सोचते हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए बस, जबकि नवाचार के अंदर हम आउटकम पे ध्यान देते हैं कि परिणाम जो है वो कैसे मिल रहे हैं। मानसिकता जो है वो क्या होती है, स्टेटस को में हम क्या सोचते हैं कि हमेशा ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही आगे होना चाहिए, लेकिन क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इनोवेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है। नैतिक आधार जो है उसके बारे में बात करें तो जो यथास्थिति को फॉलो करते हैं वो आज्ञाकारी, यानी ओबे करते हैं चीजों को,
जो भाई जो जैसा चला आ रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इनोवेशन की बात करें तो लोक सेवा के प्रति समर्पण हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अब उदाहरण जो कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है आपके एग्जाम, जो आप एग्जाम्पल दोगे वो आपके आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। और जो 1-2 नंबर का गैप रहेगा आपके और दूसरे लोगों के अंदर, आप जो ज़्यादा खींच पाओगे वो इन एग्जाम्पल की वजह से खींच पाओगे। मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो थे, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल और प्रशासनिक नवाचारों के माध्यम से एक पर्टिकुलर जो लिमिटेड बजट था, लिमिटेड टाइम फ्रेम था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी दिल्ली जो मेट्रो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और उसमें भ्रष्टाचार का नाम तक नहीं था, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। फिर है श्री पी नरहरि जी, जो ग्वालियर मॉडल है, उन्होंने उसके अंदर जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, उसको जो दिव्यांग है उनके अनुकूल बनाने का प्रयास किया। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेके आए जिससे जो समाज है उसमें समावेशिता जो है वो ज़्यादा बढ़े। प्रशांत नायर जी जो थे, उन्होंने ऑपरेशन सुलेमानी स्टार्ट करा था और उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने कूपन जो सिस्टम है उसको चलाया था। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो एक नवाचारी जो अधिकारी होता है वो अपनी नैतिक दृढ़ता और जो जन सहानुभूति है उससे जड़ नौकरशाही को एकदम जीवंत बना देता है। एकदम लाइव ब्यूरोक्रेसी जो है हमें देखने को मिलेगी। जबकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे ये बहुत बार इल्जाम लगता है कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ये बहुत ज्यादा जड़ है। तो उसके अंदर हम उसको इनोवेशन के माध्यम से जीवंत बना सकते हैं। वो नियमों को बाधा नहीं बल्कि लोग जो कल्याण है उसका साधन बनाकर और यथास्थिति को सार्थक परिवर्तन के अंदर बदल सकते हैं। तो हमें इनोवेशन को बिल्कुल अपनाना चाहिए। स्टेटस को भी कोई बुरी चीज नहीं है, बट हमारा जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा पूरा हो पाएगा इनोवेशन से। तो इनोवेटिव होना चाहिए, वरना एक तरीके से रूढ़िवादिता की तरफ हम ज्यादा चले जाएंगे। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपनीयता की संस्कृति भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इस संदर्भ में सरकारी कामकाज में जो विसल ब्लोअर की सुरक्षा के नैतिक महत्व है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे एक आप शब्द देख रहे हो विसल ब्लोअर। क्या होता है विसल ब्लोअर? विसल ब्लोअर एक तरीके से, विसल और ब्लोअर दो शब्द है यहाँ पे, सीटी बजाना है ना। इसका मतलब है कि आप डिपार्टमेंट में हो और आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में क्या क्या काम हो रहे हैं, और अगर उसमें कोई इरेगुलरिटीज आपको दिख रही है तो आप तथ्य जुटाओगे, चीज़ों को इकट्ठा करोगे, साक्ष्य जुटाओगे, और फिर उसके बाद में वो स्कैम है या गबन है उसको आप डिस्क्लोज करोगे, वो तो फिर आप विसल ब्लोअर कहलाओगे। ठीक है, तो ये विसल ब्लोअर होता है। गोपनीयता की जो संस्कृति है, यानी हम क्या बात करते हैं, ऑफिशियल जो चीजें हैं वो सीक्रेट होनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ये एक लाइन के अंदर लिखा है कि बहुत ज्यादा अगर आप गोपनीय रखोगे चीजों को, पूरे के पूरे ऑफिस को अगर आप गोपनीय रखोगे, पारदर्शिता उसमें नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार को ये चीज जन्म देगी। इस संदर्भ में हमें सरकारी कामकाज में विसल ब्लोअर की सुरक्षा के नैतिक महत्व को बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जाम्पल भी देना, जितने विसल ब्लोअर्स हुए हैं बहुत फेमस, उनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो विसल ब्लोअर एक्ट है उसको भी आप थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना। हो सकता है विसल ब्लोअर एक्ट ही आपसे पूछ ले, या फिर आपको कहीं किसी आंसर में मेंशन करना पड़ जाए। तो गोपनीयता की जो संस्कृति है भ्रष्टाचार को जन्म देती है। प्रशासनिक तंत्र के अंदर जो निर्णय और कार्यवाही है वो जनता की निगरानी से बाहर हो जाते हैं अगर हम बहुत ज्यादा गोपनीयता रखते हैं। तो अनैतिक जो आचरण है वो पनप सकता है, और विसल ब्लोअर जो है वो नैतिक अभिकर्ता होते हैं, एक तरीके से एथिकल हीरोज होते हैं, जो संगठन के भीतर सत्य, ईमानदारी और जनहित की रक्षा करते हैं। उनको भी पता है कि क्या काम हो रहा है, मतलब पता तो सबको ही है कि इस डिपार्टमेंट में ये काम हो रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये कानून सम्मत है, ये नहीं है, यहाँ पे जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, यहाँ पे जनता का फायदा हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो संसाधन है उनको सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग होता है, ये सबको पता है। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत होती है कि वहां पे वो सत्य, ईमानदारी और जनहित की रक्षा कर पाते हैं। उनकी सुरक्षा का जो नैतिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना जो बचा कुचा जो विश्वास है जनता का, जो गवर्नमेंट के अंदर, जो प्रशासन के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर, वो भी उठ जाए। तो गोपनीयता, भ्रष्टाचार और नैतिक संकट,
सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अत्यधिक अगर गोपनीयता है तो उससे क्या होगा, सूचना असमानता बढ़ जाएगी, यानी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी ही नहीं। जवाबदेहिता उससे क्या है, घट जाएगी, बहुत कम जवाबदेहिता बचेगी। उससे जो शक्ति है, जो पावर है, उसका दुरुपयोग होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, और उससे भ्रष्टाचार है वो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब विसल ब्लोअर की बात करते हैं कि उसकी नैतिक भूमिका क्या होती है। तो मॉरल करेज जिसके अंदर होता है वो ये कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद गलत कार्यों का जो है खुलासा करता है विसल ब्लोअर। डूइंग व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज सेफ। जो सुरक्षित है वो करने से बेटर है कि जो सही है। विसल ब्लोअर की भूमिका वहां होती है कि हम वो करेंगे जो सही है, नहीं कि जो सुरक्षित है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था क्लास में, सत्येंद्र दुबे जी। उन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है उसके अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनको पता था कि उनकी जान को जो है बहुत बड़ा खतरा है, फिर भी उन्होंने सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ा, और जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके बारे में लगातार उन्होंने शिकायतें करी थी, और लास्ट में उनकी जान चली गई। तो यहाँ पे हमें उनका मॉरल करेज है वो देखने को मिलता है, नैतिक साहस का जो चरम उदाहरण है वो अपने को देखने को मिलता है। दूसरी चीज है सत्यनिष्ठा और कर्तव्य बोध, यानी आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए और आपकी ड्यूटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड ही आप जब ऑफिस आवर्स में बैठे हो उससे रिलेटेड आपको काम करने हैं। तो संगठन के प्रति अंधनिष्ठा नहीं रखनी अपने को, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति हमारी आंख बंद करके मैं निष्ठा नहीं रखूंगी। मेरी जो निष्ठा है, मेरी प्रतिबद्धता है वो संविधान के प्रति है, और जनहित के प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए। यह डीओंटोलॉजिकल एथिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, कर्तव्य आधारित नैतिकता, उसका उदाहरण है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से डीओंटोलॉजिकल जो एथिक्स है वो इमैनुअल कांट जो है उन्होंने दी थी, और भगवत गीता के अंदर अपने को देखने को मिलती है, जो ड्यूटी फॉलो करने पे बल देते हैं। निष्काम कर्म जो बोलते हैं हम भगवत गीता के अंदर, वही बात यहाँ पे कहेगी कि आप परिणाम का मत सोचो कि क्या होगा, आपकी ड्यूटी क्या है वो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है और उसी को आपको फुलफिल करनी है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मंजुनाथ षणमुखम। ये नाम आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ कि आईआईएम लखनऊ के पास आउट थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है आईओसीएल, उसके अंदर बहुत ऊंची पोस्ट होती है मैनेजर की, उसके ऊपर ये काम करते थे। और उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे, जो उनको काम दिया गया था कि जो ईंधन जो है उसकी शुद्धता को देखना। तो उन्होंने ये पाया कि जो ईंधन है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है। तो उन्होंने जो पर्टिकुलर फैक्ट्स है उससे रिलेटेड वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पेट्रोल पंप वाले जो थे उनकी रातों की नींद है ना वो उड़ गई थी इनकी वजह से, लेकिन अंत इनका बहुत बुरा हुआ। एक पेट्रोल पंप की ये निगरानी करने जा रहे थे, वहां पे सडन इन्होंने क्या है रेड करी, ताकि वो चेक कर सके कि इस जो ईंधन है उसमें मिलावट की गई है या नहीं, और वहां पे किसी ने इनको गोली मार दी और इनकी हत्या हो गई। ईमानदारी का फल किसी को मौत के रूप में मिले तो फिर कोई कैसे हिम्मत करे कि मैं विसल ब्लोअर बनूं। लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, इन्होंने अपने कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी को हमेशा ध्यान में रखा, और जो कुछ ये कर सकते थे उन्होंने किया। तो उन्होंने मिलावट के विरुद्ध कार्य किया और उन मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। संगठन के बजाय जनहित के प्रति इन्होंने अपनी पूरी निष्ठा जो है वो दिखाई थी। सार्वजनिक हित का संरक्षण, ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है अपना। तो जो संसाधनों की लूट होती है, जो भी आपके गवर्नमेंट ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं उसको लूटना, नीतिगत अनियमितता यानी पॉलिसी को लेकर इरेगुलरिटीज हो रही है, काम जो है नियम अनुसार नहीं हो रहे, और शक्ति का दुरुपयोग है, इन चीजों को उजागर करना, ये सारी चीज है कि आप सार्वजनिक हित का संरक्षण कर रहे हो, ये काम है एक विसल ब्लोअर का। तो अधिकतम लोगों का जो अधिकतम सुख जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे फिलोसॉफिकल बैकिंग दे रही हूँ इस चीज को, कि उपयोगितावाद आपने पढ़ा है, जेएस मिल बेंथम इसका सिद्धांत। तो वो ये बात करते हैं कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के हमें ध्यान रखना है, न कि कुछ एक दो लोग हैं वो अपना व्यक्तिगत हित को पूरा करें। नेक्स्ट है कि विसल ब्लोअर की सुरक्षा का नैतिक महत्व क्या है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना।
तो भय मुक्त नैतिक वातावरण का निर्माण होगा अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यदि विसल ब्लोअर ही असुरक्षित है तो वो सत्य दंडित और अनैतिकता है वो पुरस्कृत होगी। अभी 2 एग्जाम्पल बताए थे ना मैंने आपको, सत्येंद्र दुबे जी, लास्ट एंड क्या हुआ, ईमानदारी के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो सुरक्षा से स्पीक ट्रूथ टू द पावर की संस्कृति बन जाएगी। तो अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे हम नियम बना देंगे कि विसल ब्लोअर को छूना तो दूर, देखना तक पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, तो एकदम सत्य के लिए पूरे पावरफुल तरीके से जो है वो बोल पाएंगे, और ऐसी कल्चर बन जाएगा हर ऑर्गेनाइजेशन में और पूरे गवर्नमेंट जो बॉडी है उसके अंदर। फिर संस्थागत ईमानदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, संगठन आत्म सुधार की दिशा में अग्रसर होगा, नैतिक विचलन समय रहते रोका जा सकता है, क्योंकि विसल ब्लोअर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अगर उनकी सुरक्षा रहेगी तो नैतिकता और बढ़ेगी, विश्वास और वैधता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम विसल ब्लोअर्स को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, सम्मानित करेंगे, उनको सहेज के रखेंगे, तो जो पब्लिक जो ट्रस्ट है, जनता का विश्वास है, वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो वैधता है, जिसको हम बोलते हैं लेजिटिमेसी, जो जनता का विश्वास ही दे पाता है किसी भी गवर्नमेंट को, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो नागरिकों का शासन पे भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र की जो नैतिक नींव है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर हम विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करके नैतिक रोल मॉडल है उसकी स्थापना करेंगे। विसल ब्लोअर भावी लोक सेवकों के लिए एक नैतिक आदर्श के तौर पे निकल के आएंगे। नैतिक द्वंद्व और समाधान, अब अगर मान लो नैतिक द्वंद्व क्रिएट होते हैं तो उनका समाधान, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या लॉयल्टी टुवर्ड्स पब्लिक जो इंटरेस्ट है उस पे। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो एक तो स्पष्ट कानून होने चाहिए। तो जो सत्येंद्र दुबे जी थे और मंजुनाथ षणमुगम थे, ऐसे मामले हमने देखे कि इतने बड़े अधिकारी, इतने हाईली एजुकेटेड अधिकारी, और उन्होंने काम एकदम सही किया अपनी ड्यूटी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने देश के लिए ईमानदार रहे, किसी भी तरीके का लालच नहीं दिखाया, भ्रष्टाचार नहीं दिखाया, सब कुछ सही किया, लेकिन उनका अंत क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया और विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 वो लेके आए, ताकि ऐसी नैतिकता जो है, जो दिखाने वाले को ऐसा सम्मान नहीं मिले कि उसकी हत्या ही कर दी जाए। इन चीजों से बचने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम है वो लाया गया। इसके कुछ प्रोविजंस है, आप लोग देख लेना। फिर गोपनीय शिकायत तंत्र होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई विसल ब्लोअर है, अपनी जो निजी जो जानकारी है वो साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे भी उस डिपार्टमेंट में रहना है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उसके लिए एक गोपनीय शिकायत तंत्र है वो बनाना चाहिए। और प्रतिशोध से जो है, यानी बदले की भावना से सुरक्षा यहाँ पे मिलनी चाहिए, और नैतिक प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा हमें यहाँ पे देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, यानी सॉल्यूशन की, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो जो विसल ब्लोअर की सुरक्षा है वो केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि नैतिक अनिवार्यता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एथिकली कि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार की जननी है, तो जो विसल ब्लोअर है वो पारदर्शिता की प्रहरी है। एक नैतिक शासन वही है जहाँ सत्य बोलने वाला सुरक्षित हो, न कि मौन रहने वाला शक्तिशाली हो। तो अगर हम हमारे विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि जो शासन है, प्रशासन है, उसके अंदर नैतिकता बढ़ेगी, नैतिकता का लगातार ह्रास होगा। तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी जो हमारे को आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, वो असीमित नहीं है, यानी वो अनलिमिटेड नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है कि आप जो मर्जी आओ, जिसको मर्जी आओ बोलो, ऐसा नहीं है। ये लाइन आपको दी गई है, तो इसके अंदर आपको आर्टिकल 19 लिखना है और उसके ऊपर जो युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें आपको मेंशन करना है। एक उदार समाज के अंदर मीडिया पर लगाए जाने वाले तर्क संगत जो प्रतिबंध है, उनके नैतिक आधार क्या है वो आपको डिस्कस करने की। मीडिया पे भी क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अगर लगाए जा सकते हैं तो उनका जो मॉरल बेस है, यानी नैतिक आधार है वो क्या है। और यहाँ पे आप ट्राई करना कोई ना कोई एग्जाम्पल देने का। तो ये सत्य है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है।
माना कि वो लोकतंत्र के एक तरीके से प्राण हैं, लेकिन ये निरंकुश नहीं हो सकते। एक उदार समाज में मीडिया पर जो लगाए जाने वाले जो तर्कसंगत प्रतिबंध है, उनके पीछे ठोस नैतिक और दार्शनिक आधार होते हैं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) इन प्रतिबंधों का उल्लेख करता है, यानी खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर युक्त प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं। उनके मुख्य नैतिक आधार जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हानि का सिद्धांत, कि आप कुछ भी बोलो, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, बेंथम और मिल की मैंने अभी बात कही थी ना। अगर आपको नहीं पता तो आप आने वाले टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे इनको, तो आप टेंशन मत लेना। तो जो जेएस मिल एक थिंकर हुए हैं, उनके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करो। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आप इसको निबंध में भी यूज करना, थीम्स भी आए तो यूज करना, और एथिक्स के अंदर तो आपको यूज करना ही है। तो अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, आपको बोलने की अगर स्वतंत्रता है, तो वहां तक ही है आपको वो स्वतंत्रता, जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर रहे हो, अफेक्ट नहीं कर रहे हो। और इसका नैतिक आधार की अगर हम बात करें, तो मीडिया को ऐसी सामग्री प्रसारित करने का अधिकार नहीं है जो समाज में हिंसा भड़का दे। हेट स्पीच जिसको बोलते हैं, भड़काऊ भाषण, ये सब स्प्रेड करना जो है, ये सब प्रतिबंधित यहाँ पे किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी अगर प्रभावित हो रही है, तो वहां पे आपकी जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे हम मानहानि की बात करते हैं, तो अगर आप डिफेमेशन कर रहे हो, तो वहां पे डिफेमेशन लॉ लाया गया, तो वो इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और मीडिया का ट्रायल, जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं, वो किसी व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता की। जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो सोसाइटी एक जो है सिस्टम से चलती है, और हमारे देश की इंटीग्रिटी। तो एक उदार समाज तभी अस्तित्व में रह सकता है जब वो स्टेबल हो। तो अगर हम बात करते हैं कि हम कोई भी मीडिया है, उसकी प्रतिक्रिया से हमारे देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता जो खतरे में पड़ रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ जो अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे मीडिया के ऊपर, तो वो नैतिक माने जाएंगे। फिर हम बात करते हैं न्याय की निष्पक्षता। फेयर ट्रायल्स एक होते हैं जो न्यायालय के अंदर चल रहे हैं, कोई भी केस चल रहा है वो न्यायालय के अंदर प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लेकिन मीडिया ट्रायल्स जो होते हैं, उसके अंदर मीडिया के जो लोग होते हैं वो अपने अपने विचार रखते हैं, और वो विचार भावनात्मक रूप से कई बार बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं लोगों के ऊपर। तो मीडिया द्वारा किसी विचाराधीन मामले के अंदर इस तरीके की रिपोर्टिंग करना कि न्यायाधीश या फिर गवाह ही प्रभावित हो जाए, तो यह अनैतिक है। तो न्यायालय की जो अवमानना है यानी कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है, वो और प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण जरूर देना, प्रशांत भूषण के, ये आपको अगर नहीं पता तो आप देख लेना, कुछ ट्वीट्स किए थे इन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर यहाँ पे जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो वहां पे जो न्यायपालिका है उसकी आलोचना की गई थी, ठीक है। यद्यपि उन्होंने खुद माना, न्यायपालिका ने, कि आप रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो जुडिशरी का, लेकिन कोई मीडिया ट्रायल या टिप्पणी गवाहों को डराने या न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए अगर की जाएगी तो वो दंडनीय होगी। यहाँ पे आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता यानी पब्लिक मोरालिटी, यानी हमारे समाज में भी कुछ नैतिक चीजें होती हैं, उनको सिक्योर करने के लिए भी मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपको पता है कि भाई मीडिया पर अश्लीलता और अनैतिकता का अगर कोई प्रसार कर रहा है तो वहां पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नैतिक आधार क्या है? तो समाज है, उसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। अगर उस कच्ची उम्र के अंदर उनके अंदर कुछ गलत नैतिक मतलब अनैतिक चीजें अगर उनको समझा दी गई, दिखा दी गई, तो लाइफ टाइम वो उसको मेंटेन करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो इस वजह से उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है
उसकी रक्षा करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या और भी जो मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो पहले जब हमारे OTT नियम नहीं आए थे, उससे पहले वो सब कुछ परोसते थे दुनिया को। लेकिन जब OTT नियम आए, नए IT रूल्स आए, तो जो ऐसी अश्लील सामग्री होती है या फिर फिल्में होती है जो बच्चों की मानसिकता को प्रभावित कर सकती है, उन पे बुरा असर डाल सकती है, उनको रेगुलेट किया गया। और सेंसर बोर्ड जो है और जो RT एक्ट के जो नियम थे उनके तहत इनको रेटेड भी किया गया और प्रतिबंधित भी किया गया कई चीज़ों को। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स है और बहुत कनेक्टेड एग्जाम्पल है आपके क्वेश्चन से, तो आपको ये मेंशन करने चाहिए। मीडिया पर प्रतिबंधों का नैतिक उद्देश्य अधिकारों के बीच में संतुलन बनाना है। प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए जो न्यूनतम हो और उनका उद्देश्य जो है वो स्वतंत्रता को रोकना नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाना हो। अगर आप ऐसा कंक्लूजन लिख दोगे तो आपका आंसर बायस नहीं माना जाएगा कि आप अगेंस्ट द मीडिया हो या प्रो गवर्नमेंट बात कर रहे हो। आपने खुद लिखा है कि प्रतिबंध न्यूनतम होने चाहिए और सिर्फ वहीं तक होने चाहिए जहाँ तक मतलब आप जो मीडिया हाउस है उसको जिम्मेदार बना रहे हो, उसकी स्वतंत्रता को खींचना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बहुत बैलेंस तरीके से कंक्लूड करना चाहिए इस आंसर को। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक केस स्टडी का है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि आप एक ऐसे जिले के DM हो, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट हो, जहां सरकार एक बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी परियोजना जो है वो स्टार्ट करने वाली है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। इस परियोजना से जिले का जो है आर्थिक विकास होगा, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन इसके लिए कुछ पुराने रिहायशी इलाके, यानी जो पुराने रिहायशी इलाके हैं और स्थानीय बाजार है, लोकल मार्केट्स है, उनको हटाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी समस्या होती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर, विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। कोई भी इंसान, इवन आज अगर हम पर्सनली बात करें तो हम भी हमारी जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे इजीली, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो सरकार ने अभी तक इस योजना को आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं किया है, सिर्फ आपस में डिस्कशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की दरें तय होना बाकी। जब भी गवर्नमेंट ऐसे कोई प्रोडक्ट लाती है तो लैंड एक्वायर करेगी, लैंड एक्वायर करेगी तो लैंड एक्विजिशन की कुछ दरें भी होगी। और अगर वो पहले ही बाहर निकल गई, अगर आपने पहले ही वो चीज़ लीक कर दी, तो जो भू माफिया है वो वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और लैंड की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा राइज जो हमें देखने को मिलता है। तो सरकार को ये डर है कि यदि जानकारी पहले से लीक हो गई तो भू माफिया सक्रिय हो जाएंगे और जमीन की कीमतें कृत्रिम रूप से जो है आर्टिफिशियली वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी, जिससे सरकार के ऊपर बोझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो कीमतें हैं जो डिसाइड करने वाले हैं उसकी बजाय उन्हें बहुत हायर प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब होता क्या है कि एक स्थानीय खोजी पत्रकार है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसको इस गुप्त सूचना का या गुप्त योजना का कहीं से आइडिया लग जाता है, भनक लग जाती है, और वो आपके पास आता है और पुष्टि मांगता है कि जब आप मना कर देते हो तो वो अगले दिन एक ऐसा लेख प्रकाशित कर देता है जिसमें दावा किया जाता है कि प्रशासन, ऐसी एकदम सनसनीखेज खबर छापी जाती है कि प्रशासन गुप्त रूप से गरीबों की जो जमीन है वो छीनने की साजिश रख रहा है और इसे बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, और आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। और इस खबर से शहर के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, तनाव फैल जाता है और स्थानीय लोग जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और मीडिया जो है इस मुद्दे को ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही जो है वो उसके रूप में पेश कर रहा है, और लोग आपके बाहर आके नारे लगा रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी टाइप। और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको आदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कितना ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो, लेकिन आपको जानकारी जो है वो लीक नहीं करनी, वो आपको साझा नहीं करनी, और स्थिति को शांत भी करना है। या आपके जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने आपको बोल दिया। उपरोक्त स्थिति के आधार पे अब अपने को कुछ क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस मामले के अंदर जो शामिल नैतिक दुविधाएं हैं, पहले आपको उनकी पहचान करनी कि क्या क्या एथिकल डायलेमास आपके सामने है। तो आपको दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या एथिकल डायलेमा है। एक तो आपको यहाँ पे गोपनीयता बनाम पारदर्शिता,
ये सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा है कि आपका जो जितने भी वरिष्ठ अधिकारी या गवर्नमेंट है, वो चाहते हैं कि आप गोपनीयता बनाए रखो, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो चाहता है कि हमें पारदर्शिता से सारी चीज़ें बताई जाएँ। इवन जो भूमाफिया है या जो वहाँ का जर्नलिज़्म है, वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि चीज़ें हमारे साथ जो है साझा की जानी चाहिए। और लोकतांत्रिक अगर हम मूल्यों की बात करें, तो जनता को उनके भविष्य से जुड़े हुए नियमों के बारे में, योजनाओं के बारे में पता होना भी चाहिए। तो ये आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आर्थिक विकास बनाम विस्थापन, ये एक समस्या है आपके पास। क्या आप एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो जो डेवलपमेंट के बारे में, और दूसरी तरफ आपको विस्थापन के मतलब एक तरीके से विस्थापित करके लोगों को और फिर जो है डेवलपमेंट करना है। तो स्मार्ट सिटी से जो भी होने वाला दीर्घकालीन जो आर्थिक लाभ है, एक तरफ तो आपको वो दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि जो व्यापारी है लोकल मार्केट हटने से उनका क्या होगा, और वहाँ के लोग हैं उनको अगर विस्थापित कर दिया जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरी चीज़ है कि एक तरफ तो आपको आदेश दे दिया गया है कि कुछ भी साझा नहीं करना, तो आदेश का पालन बनाम जनता का विश्वास आपका स्टेज पे लगा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देने से मना किया है, और साथ ही उग्र जनता को शांत करके उनका विश्वास भी आपको जीतना है। फिर एक प्रशासनिक दक्षता, यानी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, एक तरफ तो वो है और दूसरी तरफ आपका सामाजिक न्याय है, वो दाव पे लगा है। जैसे कम लागत के अंदर भूमि अधिग्रहण करोगे तो ये आपके राजस्व की बचत को बढ़ाएगा, जिससे आपकी प्रशासनिक दक्षता आपको दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ विस्थापित होने वाले लोगों के लिए उचित और समय पर मुआवजा सुनिश्चित कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने है, जिससे आप समाज के अंदर न्याय सुनिश्चित करोगे। ये सारे जो डायलेमास थे वो आपने देख लिए। अब सेकंड क्वेश्चन अपना है कि एक लोक सेवक के रूप में पारदर्शिता और गोपनीयता, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे? क्योंकि आपको किसी भी कीमत में दरों के बारे में नहीं बताना है या इस योजना के बारे में नहीं बताना है बाहर, लेकिन लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता रखो। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो एक डीएम के रूप में मैं सूचना के चयनात्मक प्रकटीकरण, यानी सेलेक्टिव जो डिस्क्लोजर है, उसकी नीति अपनाऊंगी। तो एक मैं क्या करूंगी, गोपनीयता का संरक्षण करूंगी कि भाई जो भूमि की सटीक लोकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि ये वाले पार्ट के अंदर जो है वहां पे हम ये प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं, और उसके अधिग्रहण की जो भी दरें हैं उसको अपने को गुप्त रखनी है जब तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आ सकती। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है वो प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए, तो उसके अंदर भी अगर आप बिना जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी या फिर हायर जो अथॉरिटी है उसकी कंसेंट के बिना अगर ये सूचना साझा कर दोगे तो हो सकता है ये गलत भी हो जाए बाद में। तो आपको बिना उनके असेंट के सूचना तो किसी भी कीमत पे साझा नहीं करनी, ताकि भूमाफिया इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। फिर हम पारदर्शिता का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? तो आधिकारिक तौर पे हम ये स्वीकार करेंगे कि जिले के विकास के लिए एक बड़ी योजना पे विचार चल रहा है। मैं जनता को स्पष्ट करूंगी कि अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है इससे रिलेटेड, और जब भी निर्णय होगा तो जन सुनवाई की जाएगी। कौन से लोग इससे प्रभावित होंगे, कौन सा एरिया इससे प्रभावित होगा, कहाँ विस्थापन किया जाएगा, किस किस के विस्थापन किया जाएगा, कौन सी लैंड एक्वायर की जाएगी, इस नियम के तहत एक्वायर की जाएगी, ये दरें होंगी, वो सारी चीज़ें आपसे साझा की जाएगी। ऐसा आश्वासन हमें देना है हमारी जनता को, ताकि उनकी जो असंतोष उनके अंदर फैला है उसको ठीक किया जा सके। फिर हम बात करेंगे कि सुरक्षा। अब जनता को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? तो हमें उनको यहाँ पे आश्वासन देना होगा कि हम आपके लिए ही यहाँ पे हैं और जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं लोगों को आश्वस्त करूंगी कि भाई विस्थापन से पहले भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास भी आपका सुनिश्चित किया जाएगा। भाई आपको डिस्प्लेस किया जा रहा है कि भाई ये जमीन हमसे ली जा रही है, तो हम आपको ये दूसरी जगह पे जमीन भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, आपके सभी हितों की रक्षा की जाएगी। ये आश्वासन जो है वो मैं दूंगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मीडिया ने कुछ फैला दिया, मीडिया जो भी भ्रम फैला रहा है उसको दूर करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जो मीडिया है, पहली बात है यहाँ पे मीडिया की गलती ये है कि उन्होंने मतलब हालांकि हमसे पूछा, हमने उनको डिस्क्लोज नहीं की चीज़ें,
पर बिना हमारा पक्ष जाने कैसे उन्होंने ये चीज़ें छाप दी। तो हमारा पक्ष हमें रखना पड़ेगा, वरना जनता के अंदर हमारे प्रति विश्वास आएगा नहीं। तो वो पक्ष कैसे रखोगे, उसके बारे में डिस्कस करना है कि मीडिया के भ्रम को दूर करने की मेरी रणनीति ये रहेगी कि भ्रष्टाचार और जो साजिश है, उसके नैरेटिव को मुझे काटना है। तो एक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन जो है, उसके ऊपर आधारित रणनीति मुझे यहाँ पे फॉलो करनी होगी कि मेरा कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए। मेरे स्टेक होल्डर अभी मेरी जनता है, जिन्हें मुझे शांत करना है, उनमें आक्रोश है, उनमें भय है, उनके अंदर डर है कि हमें विस्थापित कर दिया जाएगा, हमारे हितों की रक्षा कोई नहीं करेगा। तो उनको मुझे शांत करना है, तो मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाएंगे। तो तत्काल एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाऊंगी और यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन करेंगे, सिरे से खारिज करेंगे और स्पष्ट करूंगी कि योजना का उद्देश्य जो है सिर्फ जन कल्याण से रिलेटेड है, न कि किसी की जमीनें छीनना। दूसरा सोशल मीडिया और फैक्ट चेक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। भाई जिला प्रशासन आधिकारिक हैंडल से पत्रकार के जो लेख है, उसमें जो भी भ्रामक दावे दिए जा रहे हैं, उसको पॉइंट वाइज हम विद तथ्य जो है उसका खंडन करेंगे। और जो हितधारक है उनसे मैं संवाद जो है लगातार बनाए रखूंगी। जो मुझे आइडिया रहेगा कि ये मेरे हितधारक है, ये व्यापारी हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, तो स्थानीय बाजार संघ जो है और जो रिहायशी जो सोसाइटियां हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ जो है अपने बैठक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और उनके जो कंसर्न है वो भी हम पूछते रहेंगे, उन्हें विश्वास में लूंगी ताकि उनके हितों की रक्षा करना जो है मेरी प्रायोरिटी बने, और उन्हें लगना भी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी यही है। फिर अफवाह नियंत्रण कक्ष, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। यहाँ पे अफवाहें जो है वो बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। तो अफवाह नियंत्रण कक्ष की जो है हम स्थापना कर सकते हैं। तो कलेक्ट्रेट में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी जहाँ पे लोग अपनी चिंताओं के बारे में सही जानकारी जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये मेरी रणनीति जो है पूरी रहेगी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके स्टडी का कि क्या पत्रकार का कार्य, जो पत्रकार है उसका कार्य बिना पूरी जानकारी की जो खबर छापी है उसने, वो एक उदार समाज में नैतिक रूप से सही है? या हम एक लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें हम जियो और जीने दो की बात करते हैं, वहाँ पे क्या इनका ये काम सही है? अगर सही है या नहीं है तो उसको हमें विद फैक्ट यानी तर्क के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो जो पत्रकार है उसके कार्य का हम अब नैतिक मूल्यांकन करेंगे। तो पत्रकार का जो कार्य है, उसने क्या किया कि बिना पूरी खबर को जाने, बिना सारे फैक्ट को जाने, उसने पुष्टि भी नहीं करी और सनसनीखेज जो खबर है वो छाप दी। और एक उदार समाज के अंदर ये नैतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि आपको तथ्य नहीं पता, आपको दूसरे पक्ष का नहीं पता, और आपने जो है एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से सनसनीखेज खबर छापी कि प्रशासन तो है उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, प्रशासन में तानाशाही चल रही है, लोगों के हित प्रभावित होंगे, हमारा कोई नहीं है, लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसी चीजें जो है वो छाप दी। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि भाई सत्य के प्रति कोई जिम्मेदारी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही। एक जो पत्रकारिता है उसका जो परम धर्म है वो सत्य है, और सत्य यहाँ पे विलुप्त है। अटकलों को साजिश का नाम देकर जो है छापना, ये व्यवसायिक अनैतिकता है, यानी प्रोफेशनली तौर पे ये अनएथिकल है। फिर लोकहित बनाम सनसनीखेजवाद, मैंने अभी एक बात की थी येलो जर्नलिज्म, पीर पत्रकारिता, ये हमें यहाँ पे देखने को मिली कि इन्होंने लोकहित के बारे में नहीं सोचा। एक्चुअल में जो प्रेस है यानी मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और रिपोर्टिंग से बिना कारण दंगे या तनाव की अगर स्थिति पैदा हो गई है तो ये सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का उल्लंघन है यहाँ पे। फिर उचित अवसर की कमी, पत्रकार ने डीएम से हालांकि पुष्टि मांगी थी जो सही था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि मिली ही नहीं उसे, और उसने बिना प्रशासन का पक्ष जाने एक तरफा जो है भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पे लगा दिया, जो कि सरासर गलत था और ये न्यायपूर्ण नहीं था। हालांकि पत्रकार का योजना के बारे में सवाल उठाना सही है, लेकिन साजिश और भ्रष्टाचार ये वर्ड जो यूज किया है वो भी बिना किसी सबूत के, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक तरीके से दुरुपयोग है। अब निष्कर्ष पे आते कि एक डीएम के रूप में मेरी अंतिम जो सफलता है इस बात में होगी कि जो भूमाफिया है उनको भी हमें विफल करना है। जनता का विश्वास है वो मुझ में और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी सरकार में बना रहना चाहिए, ताकि प्रशासन का जो है वो कार्य संरक्षक का है, शोषक का नहीं है, ये उनमें रिफ्लेक्ट हो सके। तो इस तरीके से जो है इस पूरी केस स्टडी को आपको ढंग से पढ़कर और सॉल्व करना था।
आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि ये चीज़ें जो है, जो आपको मैं अलग-अलग केस स्टडी सॉल्व करवा रही हूँ, इसमें जो वर्ड्स आते हैं, जैसे मोरल करेज, मोरल इमेजिनेशन, यानी नैतिक साहस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन शब्दों को आपको सहेज के रखना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। एथिक्स के अंदर आपके आंसर्स में तभी रिफ्लेक्ट हो पाएगा। कोई भी अगर हम बात करते हैं तो ये गलत है, ये सही है, इससे बेटर हम ये बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो ये ज़्यादा बेटर लैंग्वेज होगी, मैच्योर लैंग्वेज होगी। तो मैं इसीलिए आपको पूरे आंसर लिख के देती हूँ और एक-एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। अगर आपको पढ़ने में आलस भी आ रहा है तो कम से कम मुझे सुनोगे तो सही। तो आप भी मेहनत करो, अच्छे तरीके से करो, और ये जो चीज़ें हैं इनको आप रिवाइज़ करना, थोड़ा अलग टॉपिक है। और इसके अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि जो समाधान है वो आप निकालो नेट से या फिर नोट्स के थ्रू, और उसको आप ज़रूर लिखना, ताकि आपका आंसर जो है कंप्लीट हो पाए। और कोशिश करना कि नेगेटिव नोट पे यहाँ पे आंसर को एंड नहीं करो, वे फॉरवर्ड या फिर निष्कर्ष के अंदर एक पॉजिटिव एक वे के तहत आपको आंसर को ख़त्म करना है। जैसा आपने देखा था, सभी आंसर्स में हमने एक पॉजिटिव नोट पे एंडिंग दी थी, ताकि जो एग्जामिनर है उनको भी अच्छा लगे आपका आंसर पढ़कर। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम अब कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।